बात करेंगे साउथ साउथ कोऑपरेशन और नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। और इससे भारत में क्या असर पड़ा, भारत ने कैसे अपने जो विदेश नीति है उसमें बदलाव किए, और समय समय पर कैसे भारत ने जो उनके पड़ोसी राज्य देश थे, जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं और जो दूसरे बड़े देश हैं, उनके साथ कैसे अपने संबंध उन्होंने भारत ने पुनर्स्थापित किए और उसमें परिवर्तन किए। तो पहले ही देखिए, जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है वो मुख्यतः इसलिए अपनाया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विकासशील देश थे वो बहुत ही पिछड़े थे तकनीक और संसाधनों के मामले में, और जो बड़े देश थे, जो विकास विकसित देश थे, उनके पास संसाधन भी थे, उनके पास तकनीक भी थी, उनके पास हथियार भी थे, तो वो अपनी सुरक्षा भी कर रहे थे, आर्थिक विकास भी कर रहे थे और अपने यहाँ समृद्धि भी हासिल कर रहे थे। लेकिन जो नए देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने, खासकर जो नाम के देश, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के देश, उनमें एक बात बनी कि क्यों ना हम आपस में एक दूसरे देशों की सहयोग करें, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तकनीक के रूप से, और हमारे यहाँ पे जो रोजगार के अवसर हैं वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बन सके। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन रेफर्स टू द टेक्निकल कोऑपरेशन, जो तकनीकी सहायता है अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ। देखिए, ग्लोबल साउथ का मतलब है कि वो देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी पहचान अलग से उन्होंने बनाई, जो पहले उपनिवेश के शिकार थे और जो बाद में जाकर स्वतंत्र देश के रूप में पहचान उनकी बनी। It is a tool used by the state, international organization, academic, civil society and the private sector to collaborate and share knowledge। तो ये सिर्फ देशों तक सीमित नहीं है, ये जो गैर सरकारी संस्थान है, जो सिविल सोसाइटी है, जो विद्वत जन है, उनके बीच में आदान प्रदान, जो शिक्षा के बीच में आदान प्रदान, प्राइवेट सेक्टर है उनके बीच में आदान प्रदान, और जो संस्थान है किसके लिए कि नॉलेज, स्किल, सक्सेसफुल इनिशिएटिव इन स्पेसिफिक एरिया सच एज एग्रीकल्चर, कृषि, ह्यूमन राइट्स जो मानव अधिकार है, अर्बनाइजेशन जो वहाँ पे जो शहरीकरण है उसके लिए, स्वास्थ्य और क्लाइमेट चेंज। एक अर्जेंटीना का जो उदाहरण है वो बहुत ही रोचक है कि वहाँ पर एक 60 और 70 के दशक में, with a global socio-economic climate entangled with a Cold War politics, developing countries began seeking ways to chart the course of their own development, alternative to the existing economic and political order। तो जो शीत युद्ध का काल था उसमें ये देखा गया कि जो विकसित देश थे उनके पास हथियार थे और संसाधन से भरपूर थे, लेकिन वो उन्हीं देशों को समर्थन करना चाहते थे जो देश उनके साथ उनके ध्रुव में शामिल हो सके। तो उस वक्त दो ध्रुव थे, एक जो यूएसएसआर का था और दूसरा यूएसए का था। तो कुछ देश जो ऐसे थे, खासकर नाम के देश, जो दोनों ध्रुव में से किसी में शामिल नहीं हुए थे, तो उनके बीच में ये वार्ता हुई कि कैसे हम वैकल्पिक उपाय ढूंढे ताकि आपस में एक दूसरे को समर्थन कर सके। तो technical cooperation among these southern states started as a pioneering associative effort to strengthen their diplomatic, जो राजनीतिक जो अपने रिश्ते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे वो मुखर हो सके अपनी बात को रखने के लिए कि जो विकसित देश हैं कैसे शोषण कर रहे हैं तकनीक और आर्थिक मदद के नाम पर किनकी, जो विकासशील देश हैं। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन की जो भूमिका है या उसकी जो नींव है वो अहम है। ब्रूनोस एरिस प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रमोटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BAPA। उसमें 138 जो जो संयुक्त राष्ट्र, जो यूनाइटेड नेशंस के जो सदस्य देश थे, वो अर्जेंटीना में 18 सितंबर सन 1978 में वो उन्होंने बैठक की और उस पर सहमत हुए। The plan established a scheme of collaboration among least developing countries, mostly located in the southern of the planet। तो ये जो विचार आए उसमें ये सहमति बनी कि हम कैसे आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे।
जैसे मैंने ऊपर बताया कि कृषि के मामले में, क्लाइमेट चेंज के मामले में, फिर राजनीतिक स्तर पर, शहरीकरण के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, तो इनमें कैसे हम एक दूसरे की मदद करें। It also established for the first time the framework for this type of cooperation and incorporated in its practice the basic principle of relation among sovereign state, respect for sovereignty। जैसे पहले बताया था कि एक दूसरे की जो सार्वभौमिकता है उसका सम्मान करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एंड इक्वालिटी ऑफ राइट्स अमंग अदर्स, और एक दूसरे भले ही देश छोटे हों या बड़े हों, एक दूसरे को समान भाव या आदर रखेंगे। The BAPA defined as well a series of new and concrete recommendations aimed at establishing legal framework and financing mechanism at a national, regional, inter-regional and global level। तो जितने भी स्तर के जो सहयोग थे, क्योंकि कई सारी वार्ताएं होती थी, कई सारे स्तर थे, एक तो देश के बीच में, फिर जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, भौगोलिक क्षेत्र, उसके बीच में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो ये सब चीजों में उन्होंने आपस में सहमति बनाई। टेक्निकल कोऑपरेशन वाज डिफाइंड इन ब्यूनस एरीज एज ए इंस्ट्रूमेंट केपेबल ऑफ प्रमोटिंग एन एक्सचेंज ऑफ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस अमंग कंट्रीज दैट शेयर सिमिलर हिस्टोरिकल रियलिटीज एंड सिमिलर चैलेंजेस। तो जो देश उपनिवेश के शिकार हुए थे और जिन देशों में तकनीक और आर्थिक मदद की सख्त जरूरत थी आज़ाद होने के बाद, उन देशों में ये बहुत ही कारगर ढंग से लागू हुआ। लेकिन जो जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उनमें ये देखा गया कि कई बार जो है, जो परिभाषित जो देश हैं, उनमें कुछ बहुत पिछड़े थे, और कुछ जो थे वो उनके मुकाबले थोड़े बेहतर थे। किन्हीं के संबंध जो थे, जो विकसित देश थे, उनसे बेहतर थे, किसी के उतने अच्छे नहीं थे। तो इसमें ये हुआ कि जो परिभाषा उत्पन्न हुई कि कौन से देश साउथ के हैं, कौन से देश नॉर्थ के हैं, इनमें कैसे संबंध रहेंगे, क्योंकि जो देश एक साथ जुड़कर किसी मुद्दे पे सहमति दर्ज की थी, तो वो देश स्वतंत्र थे कि दूसरे देशों के साथ भी संबंध स्थापित कर सके, कोई उनमें पाबंदी या बंदिश नहीं थी। तो इसी कड़ी में ये हुआ कि चर्चा ये होने लगी कि कैसे हम इसे पुनर्भाषित करें और कैसे ये सुनिश्चित करें कि साउथ के देश जो हैं वो साउथ में ही व्यापार करें, साउथ के साथ ही संबंध रखें, साउथ में ही अपनी जो तकनीक को साझा करें, क्योंकि उनके पास भी इतनी तकनीक थी नहीं कि वो बिना विकसित देश से मदद लिए एक दूसरे की मदद कर सके। तो आपस में जो घरेलू तकनीक थे, जो घरेलू अर्थव्यवस्था में जो जो चीजें थी, वो एक दूसरे को बांट सकते थे, लेकिन उनको खुद के विकास के लिए बड़े विकसित देशों के साथ संबंध स्थापित करना ही था। तो इसी कड़ी में जो नॉर्थ साउथ डायलॉग है वो निकल कर सामने आया, और उसमें अहम जो कड़ी आती है, उसमें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनेक्टेड, जो सन 1964, तो जो संयुक्त राष्ट्र के जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो सदस्य देश हैं, वो उनमें से ज़्यादातर देश जो हैं वो इसकी बात को प्रचार करने लगे कि कैसे जो है हम ट्रेड और डेवलपमेंट जो उस पर हम आगे बढ़ेंगे और सहमति दर्ज करेंगे, क्योंकि व्यापार ही एक ऐसा जरिया था जिससे उनकी जो गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन था उनको वो कम कर सकते थे। तो the term north south dialogue was used to distinguish this dynamic फ्रॉम ईस्ट वेस्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। तो जो शीत युद्ध के समय जो ईस्ट और वेस्ट की जो लड़ाइयाँ थी, ईस्ट में जो यूएसएसआर और वेस्ट में यूएसए, उनकी लड़ाइयों को मात देकर आगे विकास और शांति के जो प्रहरी थे, वो इस बात को बढ़ावा दिए कि कैसे जो है नॉर्थ साउथ के बीच में झगड़े को रोककर सहयोग की बात की जाए।
The term North-South dialogue was used to distinguish this dynamic from the East-West conflict of the Cold War and to stress the point that the development issues were just as pressing as ideology. तो जिस तरह से सिद्धांतिक रूप बहुत अहम है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जो पहले था कम्युनिस्ट और जो कैपिटलिस्ट है, उसी तरह से जो विकास की जो बातें हैं वो भी बहुत ही अहम है. राइजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ ऑयल. और देखिए इन्हीं में इसी इसी कड़ी में जो अरब के जो देश थे जहां तेल के भंडार थे, वो भी बहुत ही मुखर हुए इस बात को लेके कि हम भी कैसे सहयोग करें आपस में, कैसे जो विकसित देश हैं उनसे हम नेगोशिएट करें, कैसे हम तकनीक हासिल करें और कैसे जो हमारे यहाँ जो संसाधन है उसको जब हम दें विकसित देश को, क्योंकि विकसित देश को तेल चाहिए था और इनके पास जो है वो तेल के भंडार थे. तो जब हम तेल का व्यापार करें तो कैसे हम तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ लें और कैसे हम जो है एक उचित मापदंड में आदान प्रदान कर सकें. उसी कड़ी में जो यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है अमेरिका, वो अपने जो लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों में युद्ध कर रहा था कि वहाँ की जो सत्ता थी उसको परिवर्तन करके संयुक्त देशों के साथ नेटो के जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके सदस्य देशों के साथ मिलकर जिस देश में लोकतंत्र नहीं थी वहाँ पर स्थापना करने के उद्देश्य से वहाँ पर आक्रमण कर रहे थे और वहाँ पे तख्ता पलट कर रहे थे. इसी कड़ी में उसने खाड़ी के देशों में बहुत ही खासकर इराक में बहुत ही वो हमला किया और वहाँ पे तख्ता पलट करने की कोशिश की. तख्ता पलट किया अभी बात के वर्षों में. इसी तरह वियतनाम में किया सन 1973 में. तो बात ये हुई कि अमेरिका ये चाह रहा था कि कैसे जो दूसरे देश हैं वो लोकतंत्र को अपनाएं और उनके साथ सहयोग करें, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि जो पहले तो उसने ये चाहा कि जो कम्युनिस्ट देश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलिस्ट हो जाए. बात वहाँ नहीं बनी तो फिर उसने लोकतंत्र को हथियार बनाकर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू किया. कहीं वो सफल हुआ, कुछ जगह पर सफल नहीं हुआ. वियतनाम में बुरी तरह हारा, इराक में उसने बहुत नुकसान किया, अफगानिस्तान में बहुत नुकसान किया और ज़्यादा सफलता उसको वहाँ पे वियतनाम में तो बिल्कुल नहीं मिली. इराक में सद्दाम हुसैन के जो तख्ता उसको उसने पलट किया और अफगानिस्तान में उसको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. द नॉर्थ साइड डायलॉग एड्रेसेस इश्यूज पर्टेनिंग टू ट्रेड एंड टैरिफ. जो ट्रेड और टैरिफ होते हैं, टैरिफ लगते हैं कि भाई एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं तो जो टैक्स लगते हैं ना उसे टैरिफ होते हैं कि क्या टैरिफ लगेंगे कि दूसरे देशों में जाकर वो वस्तु जो है उतने दाम में बिके, क्योंकि जो करेंसी है आपस में वो एक नहीं है. फाइनेंशियल एंड फॉरेन एड. फिर फॉरेन एड कैसे दें आपदा की घड़ी में. फाइनेंस गवर्नेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं खासकर विदेश जो यूरोप में और अमेरिका में, वो अगर विकासशील देशों में व्यापार करना चाह रही हैं या विकासशील देशों में अपना उद्योग लगाना चाह रही हैं तो कैसे जो टैरिफ होंगे, कैसे फिनांस होंगे, कैसे उनकी मदद हो. और जो मूल्य वस्तु है, क्योंकि अगर कोई वस्तु अमेरिका में बन रही है और वो वस्तु भारत में बन रही है तो उनके मूल्य में कुछ तो परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पे उतने खरीदार नहीं होंगे. तो इन मामलों को आगे बढ़ाया गया और इस पर विचार को बांटा गया और ये देखा गया कि कैसे हम सहयोग कर सकें, क्योंकि अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी यूरोप में व्यापार कर रही है तो वहाँ पे जो लोकल कंडीशंस हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे अगर व्यापार कर रही है तो यहाँ के लोकल कंडीशंस कैसे हैं, और व्यापार को कैसे एक हथियार बनाया जाए शांति को बढ़ावा देने के लिए और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए. As the industrialized nations reviewed their focus and redirected their resources to the Cold War and paid less attention to the development issues, by 1980s it lost momentum. तो ये बात क्यों निकल कर आई, क्योंकि जब शीत युद्ध के समय ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियलाइज जो औद्योगिक देश थे वो
बहुत ही हथियारों के बीच में उलझ गए थे, हथियारों की खरीद फरोख्त में, और ये तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा सार्थक परिणाम निकल कर नहीं आए। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये देखा गया कि अगर हम दूसरे देशों को जो खासकर विकासशील देश हैं उनके साथ सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देते हैं, तो उनके जो खुद की घरेलू, क्योंकि वहाँ पे तकनीक था और आर्थिक समृद्धि थी, तो उनको बाजार चाहिए था। तो बाजार कहाँ थे? विकसित देश में नहीं, विकासशील देश में थे, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा थे, वहाँ पे खरीदार ज़्यादा थे, वहाँ पे संसाधन को उपयोग करने में ज़्यादा वहाँ पे अवसर थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपस में सहयोग हुआ। और इसी कड़ी में जो खाड़ी के देश थे, जो तेल उत्पादक देश थे, उन्होंने अपना एक सहयोग संस्था बनाई, उसको बोलते हैं ओपेक कंट्रीज, ऑयल एंड पेट्रोलियम ओपेक कंट्रीज। मैं बाद में बताऊंगा कि उसका फुल फॉर्म क्या है, ओपेक कंट्रीज। The North Side dialogue were either fundamentally unworkable or designed to benefit only certain segments of the third world. Other counter to that, the proposals were hesitantly extreme or in order to establish a firm position from which to open negotiation with the industrialized North. तो ये देखा गया कि विकासशील देशों में भी कुछ जो देश थे उनकी आंतरिक मामले ऐसे थे कि वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, वो उनको सहयोग प्रदान करते थे, कुछ सहयोग देने में असफल होते थे, कुछ जो है ढुलमुल रवैया अपनाते थे। तो उनके बीच में भी एक तरह से प्रतिस्पर्धा होने लगी कि कौन से देश जो हैं विकासशील देश बहुराष्ट्रीय कंपनी को अपने यहाँ अवसर देते हैं, कौन से जो देश हैं वो अवसर नहीं प्रदान करते हैं। तो उनके बीच में भी आगे चलकर जो सहयोग की भावना थी उसमें कुछ व्यवधान पैदा हुआ। सहयोग तो कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन खुद के विकास के लिए उनको जो तकनीकी और आर्थिक मदद चाहिए थी वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मिल रही थी और रोजगार भी मिल रहा था। तो वैश्विक पटल पर यह देखा गया कि जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है और नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन है, उनमें काफी लचीलापन आता गया। जो पहले सैद्धांतिक रूप से ये बताया गया था कि नहीं सिर्फ साउथ साउथ कोऑपरेशन होगा, हम नॉर्थ से नहीं लेंगे, आगे चलकर ये देखा गया कि साउथ साउथ कोऑपरेशन भी रहा, नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन भी रहा, कुछ विवाद भी हुए, कुछ देश जो है आपस में इसमें कुछ मामलों में सहमत हुए, कुछ मामलों में सहमत नहीं हुए। लेकिन ये देखा गया कि जो मुख्य मुद्दे हैं, खासकर आर्थिक विकास, तकनीकी साझाकरण, रोजगार उपलब्ध कराना, और कैसे जो है वहाँ के जो खुद के संसाधन को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, ये ये प्राथमिक रूप से आने लगे। The neutral term seemed inappropriate to characterize the regal हाँ, another reason another reason objection came from scholars who spoke of the increasing differences between the countries in Africa, Asia, Latin America, drawing the conclusion that the concept of north-south relations had become obsolete in the international system if political and economic heterogeneity had increased. They argued the number and significance of common problems and interest of the nations of the south. तो ये देखा गया कि देखिए, जो विकासशील देश थे वो एक ही मंच पे नहीं सामने आए थे, वो संयुक्त राष्ट्र में एक साथ होते थे, नाम के मंच पे एक साथ होते थे, साउथ साउथ कोऑपरेशन के मामले जो क्षेत्रीय सहयोग है उसमें एक साथ होते थे, और आपस में द्विपक्षीय वार्ता भी करते थे। जो तो देश थे, सदस्य देश थे, वो आपस में भी सहयोग करते थे, विभिन्न मंचों पर भी साथ में साझा होते थे, और जो विकसित देश हैं उनके साथ भी व्यापार करने में सहयोग करते थे, और उनके साथ भी मंच साझा करते थे, जो भी मंच होते थे नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन के मंच। सो आगे चल के दे नीड ए प्लीड फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म नॉर्थ साउथ नॉट एज ए फिक्स्ड स्पेशल यूनिट बट एज ए रिलेशनशिप
of dominance and dependency based on inequality and always yielding a new inequality। तो ये देखा गया कि जितने भी मंच थे नॉर्थ साउथ डायलॉग के, उसमें एक व्यक्ति, एक जो समूह है वो डिपेंडेंट था, और एक जो है उसको संसाधन मुहैया करा रहा था, और एक का डोमिनेंस था, एक का डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट कौन थे? जिनको संसाधन और आर्थिक मदद चाहिए थी, और डोमिनेंस किसके थे? जिसके पास आर्थिक संसाधन थे और तकनीकी जो ताकत थी। तो द्वंद्व इस मामले में आया कि जो देश साउथ साउथ कोऑपरेशन के प्रमुख प्रहरी थे, जो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे थे, वो आपस में सहयोग तो कर रहे थे, लेकिन जब खुद के विकास की बात आई, खुद मतलब अपने देश के विकास की बात आई, तो उनको उतनी मदद नहीं मिल पा रही थी चाह के भी, क्योंकि जो उनके सहयोगी सदस्य देश थे साउथ के, उनके पास उतने तकनीक नहीं थे, उनके पास उतने आर्थिक शक्ति नहीं थी कि वो अपना विकास कर सके और सहयोग देश को भी बांट सके। तो जो सदस्य देश साउथ साउथ कोऑपरेशन के नॉर्थ से सहयोग ले रहे थे तकनीक के मामले में और आर्थिक मामले में, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते गए, और जो सदस्य देश थे साउथ साउथ कोऑपरेशन में, उनमें कुछ देश पीछे रह गए। और नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन में ये देखा गया कि जो सदस्य देश नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन के आर्थिक मदद और तकनीक की मदद करते थे, वो कुछ शर्तें रख रहे थे कि अगर आपको आर्थिक मदद चाहिए या तकनीकी मदद चाहिए, तो ये शर्तों को, क्योंकि बिना शर्त के वो देने को राजी नहीं थे, क्योंकि उनके पैसे लग रहे थे, उनके संसाधन लग रहे थे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही थी, तो बिना मुनाफे के, बिना उनको उसके वसूली के वो देने को तैयार नहीं थे। और इनकी ज़रूरत थी किनकी? विकासशील देशों की। अगर वो नहीं आर्थिक मदद लेते, वो तकनीक सहयोग लेते, तो वो खुद का विकास नहीं कर पाते, और उनके यहाँ पे जो जनसंख्या है उनको वो पोषण नहीं दे कर पाते। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या ये बनी कि सहयोग भी रहा आपस में, कुछ मामलों में सहयोग नहीं रहा, कुछ मामलों में वो अपना पक्ष रखे, कुछ मामलों में उन्होंने मुखर होकर सहयोग किया। तो इन सभी के बीच में ये देखा गया कि जो आप देशों के बीच में तनाव भी थे, देशों के बीच में सहयोग भी थे, आर्थिक मदद के नाम पर जो देश थे, वो जो विकसित देश थे, वो शोषण कर रहे थे विकासशील देशों का, और जो विकासशील देश है वो अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग भी कर रहे थे, और किसी मामलों में एक पक्ष रखकर जो विकसित देश हैं उनसे सहयोग भी ले रहे थे। तो समस्या ये है कि एक पूर्ण भाषित या एक मत होकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये देश उसके दूसरे देश के साथ सहयोग कर रहा है, या ये देश दूसरे देश के साथ विरोध कर रहा है। क्योंकि कुछ मामलों में, जैसे मैंने बताया कि नाम के जो सदस्य देश थे वो वॉर के खिलाफ थे, वो युद्ध के खिलाफ थे, लेकिन जहां आर्थिक सहयोग की बात आती थी, जहां आर्थिक आदान प्रदान की बात आती थी, तो वो अपने सदस्य देश के साथ अन्य सदस्य देश के साथ भी रखने में नहीं गुरेज करते थे। लेकिन जहां हथियार की बात आती थी, जहां पर युद्ध के संबंधित बात आती थी, तो वहां पर वो नहीं आते थे। दूसरी बात, कुछ देशों के पड़ोसी देश ऐसे थे जो उनको लगातार परेशान करते थे, उसमें प्रमुख है भारत। तो उनके आंतरिक चुनौतियां भी ऐसी थी कि उनको अपने यहाँ सैन्य शक्ति बढ़ानी ही थी आर्थिक मोर्चे के साथ साथ। तो सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए उसे विकसित देशों की मदद चाहिए ही थी। अगर वो नहीं चाहते तो आंतरिक रूप से भारत जो है वो उतना समृद्ध नहीं बन पाता, और उनके पड़ोसी देश उसको हमला कर देते। तो ऐसे और भी देश थे जिनको आर्थिक मदद के साथ साथ सैन्य मदद भी चाहिए थी, मतलब सैन्य को अब मदद नहीं, सैन्य को विकसित करने के लिए हथियार चाहिए थे, नए उपकरण चाहिए थे, साजो सामान चाहिए था, जिससे वो अपनी सुरक्षा भी कायम रख सके और आर्थिक मोर्चे पर भी वो आगे बढ़ सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन है और जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है, वो अपने आप में बहुत ही रोचक है। क्यों? क्योंकि वहाँ सहयोग भी है, वहाँ पर लोग स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं, और साथ साथ कुछ मामलों में उनका आपस में एक मत है, और कुछ मामलों में वो थोड़े नरम है। नरम उन मामलों में है जहाँ पे तकनीकी मदद चाहिए, जहाँ पे आर्थिक मदद चाहिए, और कड़क सख्त उन मामलों में है जहाँ पे
या युद्ध की स्थिति हो या युद्ध में सहयोग करने के मामले हो, तो दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो देश हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट, स्वहित को प्रथम रखते हैं, चाहे वो साउथ साउथ कोऑपरेशन करें या नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन करें, और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका देश किसी भी सहयोग करने के एवज में कमजोर पड़े। तो उनको पहले और सर्वप्रथम अपने देश की सुरक्षा चाहिए, और दूसरी, वो सहयोग उसी स्तर तक कर सकते हैं जिस स्तर तक उनको खुद का लाभ हो। अगर वो लाभ नहीं मिल रहा तो वो दूसरे देश से भी मदद लेने में नहीं परहेज कर रहे। धन्यवाद। कुछ अगर आपको समस्या हो तो प्लीज कृपया पूछिए।